जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आप स्कॉलर हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत मेहरबानी डॉक्टर कमर चीमा साहब। हमारी गुफ्तगू हमेशा बड़ी फ्रूटफुल होती है और मुझे बड़ा उसमें मज़ा आता है और मैं गेन करता हूँ क्योंकि आपके सवाल हमेशा पॉइंटेड होते हैं। सो वन हैज़ टू बी अलर्ट एंड ट्राई टू डू वन्स बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। और आपके वक़्त का हमें ये फ़ायदा होता है कि सारी जो यंग जनरेशन है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरे सब कॉन्टिनेंट में दे कम टू नो द ट्रुथ एंड रियलिटी, और हम मुस्तकबिल को हिस्ट्री से जोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। यही अ कोशिश होती है, बिल्कुल। जी। जी। डॉक्टर साहब, आज ज़ाहिर बात है आजकल इम्पोर्टेंट इस वक़्त जो इश्यू चला हुआ है वो फ़लस्तीन और में के अंदर जो हमास ने इज़राइल पे हमला किया, और कहा ये जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो इज़राइल की इंटेलिजेंस है वो ये समझती थी कि अब हमास इस कैपेबिलिटी नहीं रखती कि वो हम पे हमला करेगी, क्योंकि बहुत सारे जो गज़ा के लोग हैं वो इज़राइल आते हैं जॉब्स के लिए एंड ऑल दीज़ थिंग्स। डॉक्टर साहब, आप क्या देखते हैं? क्या ये हमास ने गलती की है कि एक चलते हुए नॉर्मल एक जो निज़ाम चल रहा था उसमें अब कत्लो-गारत शुरू होगी, अब इज़राइल जब बंदे मारेगा तो फिर हम कहेंगे ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गनाइज़ेशंस के पास जाएँगे, ये फिर जीसीसी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके पास जाएँगे, कहेंगे कि गज़ा को बिल्ड करें। एक तो ये एंगल है, और दूसरा ये है कि इज़राइल इतना ऑथोरिटेरियन है, इतना हैवी हैंडेड रखा हुआ है उसने फ़लस्तीन के ऊपर कि उन्होंने कॉर्नर कर दिया है। सो आप कैसे देखते हैं कि ये क्या हमास से गलती हुई है, या क्या आप देखते हैं कि दिस वाज़ ऑन द कार्ड्स और ये होना ही होना था, बिकॉज़ इस वक़्त सऊदी अरब जिस तरह इज़राइल के साथ नॉर्मलाइज़ेशन करने लगा था, तो दे हैड टू एक्ट? आई डोंट थिंक दे हैड टू एक्ट। और ये एक्ट जो है इसका नुकसान फ़लस्तीनियों को ही होगा। और जैसे आप बता रहे हैं, अब कई जितने यहूदी इन्होंने मार दिए हैं अपना इज़राइली, उससे 10 गुना ज़्यादा वो अपनी बम्बार्डमेंट करके तो फ़लस्तीनी मार देंगे। गाज़ा के अंदर जो कुछ अभी आप बता रहे थे, ये वर्कर्स आते थे, एक नॉर्मल सा था, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक और बात भी है कि सऊदी अरेबिया का और बाकी अरब मुल्कों का जो इज़राइल के साथ ये होने जा रहा था, एक अंडरस्टैंडिंग, जिसको अब्राहमिक वो क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट या कुछ कहा जा रहा था, उसके अंदर कोई क्लियर नहीं था कि जो फ़लस्तीनी हैं, जो अंडर ऑक्यूपेशन है, उनके लिए क्या हल ढूँढा गया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सऊदीज़ ने एक कंडीशन लगाई हुई है कि 2 स्टेट का फ़ॉर्मूला जो है, जो यूएन भी अप्रूव करता है बाय द वे, सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसके हक में है। बाइडेन ने भी व्हेन ही बिकेम अमेरिकन कहा था कि 2 स्टेट फ़ॉर्मूला वी एक्सेप्ट। और नेतन्याहू से जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी बयान यही है, 2 स्टेट फ़ॉर्मूला। वो कहीं ऑब्सक्योर हो गया था, उसका कहीं ज़िक्र नहीं था। लेकिन क्या इसको हल करने के लिए ऑल आउट इस किस्म का इज़राइल पे अटैक करना कोई मुनासिब था? मेरे ख़्याल से बिल्कुल नहीं। इससे जो फ़लस्तीनियों के जस्ट कॉज़ है कि उनको भी एक डिग्निटी, एक अपनी ऑटोनॉमी, सॉवरेनिटी जो भी है, वो एक पूरा पैकेज होना चाहिए पीस का, जिसमें वो भी इंक्लूडेड हो। तो अब मेरे ख़्याल से वो सारा सबसे पहले तो वो ये हमास को कोशिश करेंगे कि इसका इसका निस्ता-नाबूद ख़त्म कर दें। जो मुझे नज़र आ रहा है, नेतन्याहू ने कहा है कि इट्स एन ऑल आउट वॉर, इट्स नॉट एन ऑपरेशन। क्या वो कामयाब हो जाएँगे या नहीं हो जाएँगे, ये तो वक़्त ही बताएगा। लेकिन इस दफ़ा इज़राइल का जो है ना काउंटर ऑफ़ेंसिव, वो बहुत मुझे लगता है बहुत पावरफुल होगा, फ़ोर्सफुल होगा और इसकी सफ़रिंग सारी जो है, वो फ़लस्तीनियों पे आएगी। बाद में फिर अरब वो जो काउंसिल है, वो क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, रिकंस्ट्रक्ट करने के। महल दुनिया इससे तंग आ चुकी है। डॉक्टर साहब ये तो बताइएगा। जी, जी, सॉरी। फरमाएँ। जी, जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कई लोग कहते हैं कि मुसलमान इस तरह स्ट्रैटेजिक थिंकर्स नहीं हैं। जिस जी, तरह वेस्ट में हैं, हम आप देखते हैं यूरोप देखें, अमेरिकाज़ देखें,
उस तरह लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करते कि किस तरह एक लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा डेकेड्स का प्लान या सेंचुरीज का प्लान। माजी में तो कहा जाता है कि मुसलमान बड़ा लंबा सोचते थे, हाँ, आजकल इस तरह लंबा नहीं सोचते। आप इसको कैसे देखेंगे, और ये गलतियां जो हैं वो टेक्निकल लेवल पे की जा रही हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? मेरे ख्याल मैंने भी अपने कई प्रोग्राम में कहा है कि मुसलमानों का जो मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आता है कि दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। अब देखें ना, आपने हमला कर दिया है, कितने दिनों तक आप इसको बैकअप कर सकते हैं, नंबर 1। सो क्या मिलिटरीली ये सस्टेन हो सकता है, लेट्स से 6 महीने तक, जबकि गाज़ा के अंदर ही आप फँसे हुए हैं। हाँ, उधर समुंदर है और गाज़ा जो है बड़ा नैरो किस्म का है, आपने देखा है उसका वो मैप, तो थोड़ी सी लिमिटेड फटी है। है। हाँ। बिल्कुल, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या इन्होंने प्रिपेयर किया है दुनिया को कि जी हमारे साथ इन्होंने कोई हमारे लिए जो एक टू स्टेट वाला फ़ॉर्मूला है या कुछ है, हमारे कुछ भी नहीं मिला। उनका अभी तक है कि वी आर गोइंग टू थ्रो इज़राइल आउट इन द सी। ये भी एक अनरियलिस्टिक उनका वो है चार्टर। हाँ जी, हम्म। कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ वो नहीं आए कभी भी। तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है कि इज़राइल का खात्मा करके हमने सारा आज़ाद कराना है। जो बाकी पीएलओ और जो अरब हैं, वो बहुत देर से इसके लिए तैयार हैं कि इज़राइल को भी मान लेंगे। और अब तो पूरा वो अब्राहमिक अकॉर्ड होने वाला था, तो बहुत ज़्यादा इस किस्म का, लेकिन यहाँ पे आई थिंक द स्पॉइलर जो है ना इसके अंदर, जिसने द वन हू हैज़ थ्रोन इन द स्पैनर, वो है ईरान। क्योंकि हमास कभी अकेले ये नहीं कर सकते जब तक ईरान को और हिजबुल्लाह को कंसल्ट ना किया जाए। अब देखें होगा क्या? जी। इज़राइली बम्बार्डमेंट करेंगे, बहुत ज़ वहाँ पे लोग मारे जाएँगे और शायद हिजबुल्लाह कोई रॉकेट-रूकेट वहाँ से फायर कर दें। बट डू यू थिंक ईरान विल गो टू वॉर विथ इज़राइल फॉर द सेक ऑफ द पैलेस्टीनियंस? नो। इजिप्शियंस ने करके देख लिया हुआ है, सीरियंस ने करके देख लिया हुआ है, उनकी अपनी इकोनॉमीज़ का सत्यानाश हो गया। हाँ जी, तो ना ईरान ने कभी आके एक्चुअली जंग लड़ी है फ़लस्तीनियों की, और कभी किसी और ने भी मैंने देखा है इन्वॉल्व नहीं हुए। सऊदी अरेबिया की इन्वॉल्वमेंट एक हद तक रही है, लेकिन ये ईरानियन जो हैं, ये उस इलाके में डिस्टर्ब भी करते हैं, मैं समझता हूँ, हर पीस ओवरचर को। और अभी तक जो बयान आया है कि इज़राइल को हमने ख़त्म कर देना है, भई हाउ कैन यू डू इट? किस तरह करोगे? इज़राइल के पास ना सिर्फ़ अपने वो न्यूक्लियर हथियार हैं, उनके पीछे ये पूरी अमेरिकन जो है फ़ोर्स है। इट्स अनरियलिस्टिक। तो मेरे ख़्याल से ईरानियों की शय पे हमास ने ये किया है क्या, और इसमें कोई स्ट्रैटेजिक थिंकिंग मुझे नज़र नहीं आई। क्योंकि अगर आपने जैसे उनके लोगों को मारा है, सुना है एक औरत को, वो दिखा भी रहे हैं, पकड़ के ले गए हैं, तो दुनिया के अंदर तो मुसलमानों के खिलाफ और कि ये बर्बरियत इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि एक है मलेशियस का लड़ना, एक है जो यूनिफॉर्म्ड फौजों का लड़ना, देयर आर जी, ऑब्वियसली दीज आर टू थिंग्स। हमने पाकिस्तान ने तो अपनी, जिसे कहते हैं ना, एक हमने इसकी कीमत जो चुकाई हुई है। बिल्कुल अ, चुकाई हुई है, हाँ, ठीक है, बुरा हाल हमने, हो गया हमारा, जी, हाँ, हमने कीमत चुकाई हुई है और अभी भी चुका रहे हैं। एक जी, वक्त था मर्सनरीज तैयार करना, मुजाहिदीन तैयार वही, करना, वही, 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 उससे वही, हाँ, लड़ना। जी, जो अफगानिस्तान के रिलेटेड मुजाहिदीन थे वो तो हमसे लड़ रहे हैं, और जो कश्मीर वाले थे वो आराम से बैठ गए हैं। बिल्कुल, ये जो फलस्तीन वाला है, या यहाँ पे ये इधर क्यों आप समझते हैं कि ये दे स्टिल बिलीव कि हमें ऐसे ही लड़ना है क्या? क्योंकि अगर ऐसी चीज है तो हमास जो है उसको ग्लोबली डेजिग्नेट ना किया जाए एज ए टेररिस्ट आउटफिट जो बिल्कुल है। सही है, तो बिल्कुल सही। ये फ़लस्तीन की फ़ौज अगर लड़े या वो एक उस तरह लड़े, तो दैट इज़, अगर वो एक एक हक बनता है कि जी हाँ, जी हम फ़ौजें हैं, जी हम बेशक, लड़ते हैं। लेकिन मलेशियाज़ का लड़ना, आपको नहीं लगता कि ये एक
this is something, it has been counterproductive and it will be counterproductive in future. इट इज काउंटर प्रोडक्टिव और सेल्फ डिफीटिंग है, क्योंकि ये मलेशिया कितनी देर तक लड़ सकेगा? इन्होंने 200 इजरायली मार लिए हैं, ये बहुत बड़ा फिगर है वैसे। ये इनकी कामयाबी आप कह सकते हैं, वक्ती तौर पे ये कामयाबी है। डॉक्टर साहब 700 से ज्यादा इजरायली मार लिए इन्होंने, जी 700 जी, से ज्यादा। to this time and point more than 700 Israelis have been killed और तकरीबन 350 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। और तकरीबन जो फलस्तीन वो जो हमास है, it has gone deep inside तकरीबन 30-40 किलोमीटर inside Israel and they are trying to go to the West Bank की तरफ वो बढ़ रहे हैं। So it's a very big offensive उन्होंने लॉन्च किया है। ऑफेंसिव अपनी जगह पे, मिलिट्री ऑफेंसिव टेक्टिकली तो दे हैव सरप्राइज द होल। मोसाद का हमने बहुत नाम सुना है कि वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी और वो सबसे खतरनाक ये है इंटेलिजेंस एजेंसी। जिस तरह आईएसआई के मुतल्लिक हम कहते हैं कि सारी दुनिया में, लेकिन आपको पता है जब 65 वॉर के अंदर ये आ गए थे इंडियंस, तो इसराइल आईएसआई को कुछ पता नहीं था। वो तो हमारी एयरफोर्स ने बताया था कि इंडियन फोर्सेस आर ऑन द लाहौर बॉर्डर। तो ये सब ख्वाब ख्यालियां होती हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो सारी सब कुछ जानती हैं, सीआईए भी सारा कुछ जानती है। कभी ऐसे नहीं होता। सीआईए को पता होता तो 9/11 कभी हो सकता था? ये सब ये हमने एक रोमांस बनाए हुए हैं, ये अपना परवर्टेड रोमांस कहता हूं मैं। हाँ जी, कि ये सारा कुछ कंट्रोल करते हैं, दुनिया को ये करते हैं। दुनिया के अंदर ये कभी कंप्लीट कंट्रोल किसी का भी नहीं हो सका, और ये एक बहुत बड़ा प्रूफ हमें मिला है। उन्होंने वहाँ पे वो लगाए हुए हैं कि लोग आए ना, उन्होंने वो तोड़ के अंदर आ गए हैं। आप बता रहे हैं कि वो डीप इनटू यहाँ इज़राइल आ गए हैं। तो ये एज़ अ मिलिट्री ऑपरेशन सरप्राइज़ अटैक के एतबार से तो ये बहुत कामयाब है। लेकिन ये 2-3 दिन की बात ही मुझे लगती है, जो इसके बाद इज़राइली जब अपने आप को वो ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे, और अमेरिका उसका टोटल उसने कहा है 8 बिलियन की हम आर्मामेंट इज़राइल को दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि फिर जो है ये फ़लस्तीनियों का जो कॉज़ है उसी को ही नुकसान पहुँचेगा। मेरे ख्याल से किसी और जी तरीके से, गांधीयन तरीके से अगर आप प्रोटेस्ट करते, और तो शायद उसकी मॉरल वैल्यू दुनिया में ज़्यादा होती। लेकिन जब आप आर्म्स रेजिस्टेंस और आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जैसे दुनिया में जो है ये न्यूज़ चैनल्स और ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस वो उसे टेररिज्म कह रही हैं, डॉक्टर साहब, और फिर वो वो है भी। ये जो आप गांधीयन तरीके की बात कर रहे हैं, ये तो जारी बात है, इट शुड बी द बेस्ट वे जी, फॉर प्रोटेस्ट। लेकिन वो कहते हैं कि हमने गांधीयन क्या, हमने तो 1948 में इजराइल कहाँ था और आज इजराइल कहाँ है। उन्होंने तो जी, पूरे जी, का पूरा फलस्तीनी वो खा गए हैं। तो जी, वो जी। भी तो एक फैक्टर है ना, कि ये वो भी फैक्टर है, बिल्कुल है। मैं जी ये चाहता हूँ कि हम कभी प्रोग्राम करें कि कैसे इज़राइल का जो वजूद में आना है, वो भी एक कामयाब टेररिज्म है। हम्म उन्होंने टेररिज्म इस्तेमाल करके वहाँ पे ये मुल्क हासिल किया। लेकिन दुनिया में ये होता है कि जो मुल्क उन्होंने हासिल किया, उसको वेस्ट की सपोर्ट थी, तो वो कामयाब हो गए हैं। हम्म ये ऐसे ही हुआ है। आप देखें पाकिस्तान भी, तो अगर अंग्रेज़ ना चाहते बनना, तो नहीं था बन सकता ना। तो हम्म उन्होंने इस इलाके में भी एक डिस्टर्बेंस पैदा कर दी। हम मुसलमानों के 2 टुकड़े भी कर दिए, एक इंडिया में रह गया, एक यहाँ आ गया, और एक फिर हमने अपना मुल्क तोड़ के बांग्लादेश में एक टुकड़ा वहाँ छोड़ दिया। यहाँ हम्म पे ये अरबों ने, ये जो है जॉर्डन की जो है मोनार्की, इनके ग्रेट ग्रैंडफ़ादर शरीफ हुसैन ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ 1916 में बगावत की, तुर्कों के खिलाफ। तो हम्म उसके एवज़ में ऑटोमन एम्पायर जब ख़त्म हुई, और वहाँ पे ये सारा इलाका ब्रिटिश और फ्रेंच मैंडेट्स में आ गया, तो वहाँ पे इज़राइल भी आ गया। तो ये इस तरह ही हुआ है। लेकिन अब इज़राइल एक जिस तरह भी वो कायम हुआ है, उन्होंने मेहनत कर-कुर के अपनी अकल से, अपनी टेक्नोलॉजी से
अपने कनेक्शन से जो उन्होंने बना लिए हुए हैं। अमेरिका में जो लॉबी उनको सपोर्ट करती है वो यहूदियों की 4 मिलियन ही नहीं है, हुँ, 40 मिलियन वो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो हैं, जो कि बिलीव करते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने दोबारा इस धरती पे आना है और उसके आने से पहले सारे यहूदियों को फ़लस्तीन में मौजूद होना चाहिए। तो हुँ, उसका वो सोच एक इसमें मज़हब का भी तो बहुत रोल है। इधर हमारी तरफ तो हम जानते हैं ना क्या गलतियाँ होती हैं। उधर हुँ, जो इज़राइल की अनक्वालिफाइड सपोर्ट है, उसमें ये ना सिर्फ यहूदियों का जो है अपना लॉबी है, बल्कि 40 मिलियन जो क्रिश्चियन बाइबल बेल्ट है, वहाँ के इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, एक तो है ना मेन चर्चेस, उनको हुँ, आप भूल जाएँ। ये वो लोग हैं जो फनेटिकल क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं कि जीसस इज़ सपोज्ड टू कम बैक अगेन और हुँ, उसके लिए प्री कंडीशन है कि सारे यहूदी फ़लस्तीन में वो मौजूद होंगे। हुँ, और ये महल इज़राइलियों को पता है कि ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ जीसस देखी जाएगी, फिलहाल ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ सपोर्ट लवो ना क्रिश्चियंस दी। इस हुँ, तरह है। हाँ, तो ऑल दिस इज़ पावर गेम एट द एंड, समझ गए आप? हुँ। तो डॉक्टर साहब ये तो हो गया, अब ये बताइएगा कि जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो पहले फ़ॉरेन ऑफ़िस बड़ा सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता था, अब थोड़े दरमियाने से अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहा है। इवन कि जी, ऑक्यूपेशनल फ़ोर्सेस भी नहीं कहा। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रही है फॉर इज़राइल और जी। कई लोगों का कहना ये है कि इंडिया इसलिए सपोर्ट कर रहा है इज़राइल को बिकॉज़ दे हैव अ सेम कंडीशन वो जी कश्मीर जैसी एक उनको भी रेजिस्टेंस देखनी पड़ी है। तो इट्स लाइक आप इन चीज़ों में एक्चुअली एंगेज दिस इज़ ट्रू, बिल्कुल सही है। हुँ, लेकिन ऐसे भी मैंने बताया एक और प्रोग्राम में एक इंडियन दोस्त ने किया है कि 1938 में महात्मा गांधी ने एक बयान दिया था कि जो यहूदियों के साथ यूरोप में क्रिश्चियंस ने किया है, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हिंदुओं ने दलित्स के साथ किया है। तो मेरी सिम्पैथीज़ बिल्कुल यहूदियों के साथ हैं, मगर एट द सेम टाइम जो क्रिश्चियंस ने और यूरोपियंस ने यहूदियों के साथ किया है, उसकी सज़ा अरबों को नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए मैं इज़राइल के बनने के खिलाफ हूँ। मैं अरबों का राइट टू देयर ओन लैंड जो है उसको सपोर्ट करता हूँ। ये वो ज़माने की बात है 38 की। हाँ, तो महात्मा गांधी का ये बयान भी है और जब इज़राइल बन रहा था, तो जनरल असेंबली में ना सिर्फ पाकिस्तान ने उसके खिलाफ वोट दिया, इंडिया ने भी उसके खिलाफ वोट दिया था। अलबत्ता 1950 में इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया, लेकिन जो हैं एम्बेसडर एक्सचेंज जाके महज़ 90s में या 80s में हुए, एज़ लेट एज़ दैट। हुँ, ठीक है? हम उसी डगर पे हैं कि हमने कभी एक्सेप्ट नहीं करना, ये है, वो है। लेकिन अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में फ़ॉरेन ऑफ़िस का वो जो जोशीला बयान है, मैंने नहीं देखा। यही है कि हमें अपना दोनों साइड्स को वायलेंस नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, ये है, वो है। So there is an interesting change in Pakistan's orientation. हुँ, ये आपने भी बड़ा अच्छा नोट किया और मेरी नज़र में भी गुज़रा है। हिंदुस्तान में अलबत्ता क्योंकि कश्मीर के हवाले से हम टेररिज़्म करवाते रहे, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और पता नहीं क्या-क्या और फिर बॉम्बे में भी हमने किया तो एक पाकिस्तान के खिलाफ आप ये भी कह सकते हैं मुसलमानों के खिलाफ अब इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी राय जो है वो बड़ी नेगेटिव है। तो वो फिर यही होता है माय एनिमी इज़ माय फ्रेंड ये वाली बात तो है ना सियासत के अंदर। वो डॉक्टर साहब आप एनिमीज़ एनिमी माय फ्रेंड कह रहे हैं। ये अभी एक खबर आई है कि जो यूएस की मिलिट्री है वो अपना यूएस नेवी शिप और जो एयरक्राफ्ट है, वो इज़राइल के करीब लेके जा रहा है आई और नो। वो कहते जी, हैं कि जो है अब ये ऑब्वियसली दैट्स अ बिग मूव बिकॉज़ बिल्कुल। हमास एक छोटा ग्रुप है उसको इतनी बड़ी मिलिट्री पावर ऑब्वियसली दे कांट बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और वही मैं कह रहा हूँ ना ये सोचने के बगैर इन्होंने ये सारा कुछ कर लिया है और पहले 1-2 दिन का जो इनको एडवांटेज है, 700 आप कहते हैं इज़राइली मार दिए हैं, ये बहुत बड़ा फिगर है महल अभी तक जो जंगें हुई हैं, इतने इज़राइली मुझे नहीं याद कहीं एक दफ़ा मारे गए हों।
तो 2008 से लेके 2023 तक टोटल कोई 300-350 इजरायली आज तक मारे गए हैं बस। वही ना, तो इतने। 700 मार तो दिए हैं, लेकिन जी। इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ अब जो होंगे, तो आप देख लेना कि इस पूरे कॉज़ का सत्यानाश हो जाएगा। हम्म। लेकिन अभी तक यूएन के रेज़ोल्यूशंस के मुताबिक टू स्टेट फ़ॉर्मूला जो है वो इट अप्लाइज़। इसको किसी सूरत में तो क्या कहते हैं, हमास को तबाह करने के बाद भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके मुतालिक। तो डॉक्टर साहब, और तो मेरा ख्याल है गजा में या वेस्ट बैंक में कोई और एरिया तो इसराइल कैप्चर नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो उसका क्या है मतलब, हाँ, क्या लेकिन करेगा? जी, जी, आई एग्री। वो बिल्कुल यही है कि उन्होंने आइसोलेट करके उनको रखा हुआ है। वहाँ पे इंटरनल ऑटोनॉमी उनके है, लेकिन ये जो है इज़राइली सेटलर्स वो आके डिस्टर्ब करते रहते हैं, कभी इसका घर ले लिया, कभी उसका घर ले लिया। अब वो दुनिया के अंदर कोई बहुत न्यूज़ नहीं बनता। हाँ। हालाँकि वो फिगर्स हमें पता है ऑल द टाइम दैट इज़ हैपनिंग। हम्म। तो ये एक ज़ुल्म तो है ना इज़राइल अपना फ़लस्तीनियों के साथ, लेकिन क्या ये हमला करके उस कॉज़ को इन्होंने मॉरली कोई ज़्यादा स मज़बूत कर दिया है? आई डोंट थिंक सो। डेफिनेटली ये तो एक बड़ा सेटबैक है, मैं तो समझता हूँ सेटबैक ही कि मुझे लग रहा है, सेटबैक ही लग रहा है। जी। बिल्कुल, और कोई मुल्क इनको सपोर्ट ही नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता ये वही है जो मुशर्रफ वाला फार्मूला हो गया था? मुशर्रफ ने कारगिल पे चढ़ाई कर दी और बिल्कुल सही है। बाद में कहा कि ये हम हमारे तो बंदे ही नहीं थे, ये तो हमारी तो फौज नहीं, ये तो मुजाहिदीन थे, और फिर जी, अगर जी। मुजाहिदीन को सपोर्ट करें तो इंडिया हमला कर सकता है। फिर उनको वहां पे छोड़ दिया, और आज अभी ये हमास इधर आ तो गया, लेकिन इसराइल इस ग्रुप को, सॉरी, ईरान इस ग्रुप को उस तरह एड और वो सपोर्ट नहीं भेज सकता, बिल्कुल मिलिट्री सही सपोर्ट। है, अगर बिल्कुल भेजेंगे तो सही है। इसराइल हमला कर सकता है उनके ऊपर। एग्ज़ैक्टली। यही है कि ईरान ने इनको शह तो दिलाई है। हाँ जी, और हिज़्बुल्लाह के चंद रॉकेट आ जाएँगे, दैट्स ऑल। मगर अब पूरे फ़लस्तीनियों के ऊपर जो ज़ुल्म होगा इन रिएक्शन, वो अपना बदला तो लेंगे ना। 700 बंदे उनके मारे गए हैं, आप कहते हैं 350 इससे पहले उनकी हुई हैं डेथ्स वो जंगों के अंदर। तो अब उनके पास एक जस्टिफिकेशन भी है उसके बदला लेने का। तो इट्स सो आई थिंक दिस वाज़ अ मेजर ब्लंडर। जिसने भी करवाया है उसने फ़लस्तीन के कॉज़ को बहुत बड़ा धचका पहुँचाया है। ठीक है, जो अब्राहमिक जो अकॉर्ड हो रहा था, वो अब कुछ सालों के लिए बैक बर्नर में चला जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि उसको रोका जा सकता है, क्योंकि बेसिकली वो ईरान को कंटेन करने के लिए हो रहा था, और वो फैक्ट अपनी जगह अभी भी एग्ज़िस्ट करते हैं। ईरान जो है, वो एक डिस्टर्बिंग मुल्क है इस इलाके के अंदर। हालाँकि उसका कोई अरबों के साथ अ, इज़राइल के साथ ना बॉर्डर है, ना कुछ है, जैसे पाकिस्तान का कुछ नहीं है। तो उनका क्या है उनके साथ झगड़ा? स्वाए के एक मज़हबी जुनून है, तो फिर उधर से भी जुनूनी इज़राइली तो हैं ना, आपको फ़ैनेटिक वहाँ पे भी बहुत हैं। तो हम्म। फ़ैनेटिक वर्सेस फ़ैनेटिक वाली बात हो गई। द हम्म। अमेरिकन सपोर्ट वन टाइप ऑफ फ़ैनेटिसिज़्म अगेंस्ट अनदर। मैं क्या कर सकता हूँ या आप क्या कर सकते हैं? हम्म। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। लेट्स सी इस पे क्या अब निकलता है, लेकिन एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक कांस्टेंट प्रेशर है। अभी मेरा ख्याल है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी होगा। देखते हैं कि वो क्या करते हैं। पहले तो वो कंडेम करेंगे, फिर क्या वो कुछ सोल्यूशन लेके आ सकते हैं कि नहीं। मेरा नहीं ख्याल इसराइल अभी रुकेगा। इसराइल जो है वो इसको पहले पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा, फिर जब बिल्कुल। पोजीशन एडवांटेजेस पोजीशन में जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमास इज इनसाइड इसराइल, क्योंकि और ये बहुत बड़ा, जैसे आपने भी शुरू में कहा, उनका इंटेलिजेंस फेलियर है, उनकी कैपेसिटी इनकॉम्पिटेंस बताता है। और लेकिन एक ये फार राइट नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, ऑलरेडी मजहबी ग्रुप हैं ये जो इस वक्त हुकूमत में है। देखते हैं वो क्या होता है, और अमेरिका किस हद तक आगे जाता है या यूरोपियन यूनियन किस हद तक जाती है। ईरान, सुना है हिजबुल्लाह लेबनान के साथ भी उनके मसले ख़राब हो गए हैं, वहाँ पे भी झड़पें हो रही हैं बॉर्डर में। सो चल लेट्स सी क्या होता है लेट्स आगे। सी, लेट्स सी। थैंक ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत मेहरबानी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो